हेलो बच्चों। तो आज हम जो 12th चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का, इसका नाम है विद्युत। क्योंकि आपके एग्जाम होने भी स्टार्ट होने वाले, तो हम इसके आज जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो इसके अनसॉल्व क्वेश्चन है और जो सॉल्व क्वेश्चन है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। 10th चैप्टर तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद्युत चैप्टर क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं हम। तो देखिए, ये पहला सॉल्व क्वेश्चन है। क्या लिखा है? उदाहरण नंबर 12.1 है। लिखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है और कितनी देर के लिए प्रवाहित होती है? ये 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उसका परिमाण ज्ञात करना है। आपको दे दिया कि धारा जो है वो इतनी देर तक प्रवाहित हो रही है। तो इसका हल कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि समय की बात हो रही होगी और विद्युत धारा की बात हो रही होगी, तो फॉर्मूला लगता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। Q यहाँ पे आवेश हो गया, I यहाँ पे धारा हो गया और T क्या हो गया? समय। तो हमें क्या दिया है? हमें धारा दी है 0.5 एम्पियर, I दिया है, हमें समय दिया है। अगर समय मिनट में है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब देखो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 10 मिनट में क्या कर देंगे? हम 10 को 60 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 600 सेकंड। तो हमारे पास 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं। हमारे पास अब आई भी है, टी भी है, तो हमने क्या करा? क्यू हमें निकालना है, तो हमने इस 0.5 को 600 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 300 कूलम। तो इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आवेश निकाल सकते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसमें देखो लिखा हुआ है कि विद्युत धारा का क्या अर्थ है। तो विद्युत धारा का अर्थ क्या है? हम इसको अगर आंसर देना है कि विद्युत धारा का क्या अर्थ होता है, चालकों एवं विद्युत स्रोतों का संयोजन। क्या आंसर लिख सकते हो तुम? कि जो चालक होते हैं ना, चालकों एवं या तथा विद्युत संयोजन जो होते हैं, विद्युत या विद्युत स्रोत भी कह सकते हो, जहां से धारा हमको मिल रही है, ट्रांसफार्मर, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। इनका जो संयोजन होता है, विद्युत धारा का संयोजन, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? चालक मतलब जैसे लोहा हो गया, ठीक हो गया ना, जिनके अंदर करंट जो होता है ना, वो इजीली फ्लो हो जाता है, मतलब आराम से करंट उनके अंदर चलता है, तो उनको हम चालक कहते हैं। तो विद्युत स्रोत और चालक का संयोजन जो होता है वो विद्युत परिपथ कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से दिखाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो आप इसे कैसे लिखोगे? यदि देख लो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। यदि किसी चालक से, ठीक है, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो, क्या हो? 1 सेकंड में, प्रति सेकंड जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। समझ में आ गया? एम्पियर बराबर क्या होता है कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड तक अगर प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में आप लिख सकते हो कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक हो गया? क्या लिखा है? 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1 कूलाम आवेश बना रहे हैं, तो बताओ 1 कूलाम आवेश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अगर हमें इसको बताना है, तो फॉर्मूला देखो क्या पूछा है उन्होंने कि 1 कूलाम बराबर, हमने मान लिया n इलेक्ट्रॉन है। हमें इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं, हमें ये n निकालना है। तो अब ये हमने मान लिया, क्या कर लिया हमने? ये मान लिया कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर हम यहाँ पे n लिखें, तो n बराबर कितना हो जाएगा? C अपॉन E हो जाएगा। वही E इसके अपॉन में आ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? 1 कूलाम में, तो हम C की जगह पे कितना रख देंगे? 1। अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको लिख लेना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो n की वैल्यू आएगी 6 गुणा
10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। तो अगर हमें 1 कूलाम, अगर अब 2 कूलाम पूछता तो ऊपर हम 2 लिख देते, 3 कूलाम पूछता तो ऊपर हम 3 लिख देते। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप ये भी निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम आवेश को बनाते हैं। तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलाम आवेश को बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल करना है। अब आगे मूव करते हैं। देखो, चैप्टर तो तुमने पढ़ ही लिया है कि विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। ठीक हो गया ना। विभवांतर का फॉर्मूला देखो, V = W/Q, मतलब किया गया कार्य और आवेश। फिर 1 वोल्ट बराबर जूल/कूलाम होता है। अब देखो, एक सॉल्व क्वेश्चन और भी लिखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है कि 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच, मतलब 12 वोल्ट का विभवांतर, उनके 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाना है। तो इसमें कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा। देखो, विभवांतर हमें V दे रखा है 12 वोल्ट, हमें उन्होंने आवेश यानी कि Q दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कार्य निकालना है। तो कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है W = VQ। W = VQ। अब हमें V कितना है 12 और Q कितना है 2, तो टोटल आंसर कितना आ गया 24। 24 के आगे देखो J लिखा है, J का मतलब होता है जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ये भी इजी है ना। जब आपको विभवांतर और आवेश दिया जाएगा तो उस समय पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, W = VQ। W = VQ, मतलब V और Q को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, उस युक्ति का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, वह कौन सी युक्ति है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है, मतलब उससे विभवांतर जो है बना रहता है, वोल्टेज बना रहता है। तो बैटरी अथवा सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैटरी अथवा सेल। ये विभवांतर को बनाए रखते हैं। बैटरी लिख सकते हो या जो सेल वगैरह यूज करते हैं ना हम, उनको लिख सकते हो। ये विभवांतर बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है ना वो 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि यदि 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट का है, तो बताओ इसका मतलब क्या है। तो तुम क्या कहोगे, अगर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का है तो इसका मीनिंग ये है, या इसका अर्थ ये है कि 1 कूलाम आवेश को, किसको, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया गया है। सारी चीजें एक एक है, मतलब विभवांतर भी 1 वोल्ट हो गया, कूलाम भी 1 हो गया और कार्य भी क्या हो गया 1। तो किसी 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का मतलब है कि हमें 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, 6 वोल्ट की एक बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी आती है, 12 वोल्ट की बैटरी आती है, अलग अलग वोल्ट की बैटरी आती है ना। तो अभी का क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो देखो, ऊर्जा हो गई या कार्य हो गया, तो फॉर्मूला एक ही लगता है इसका, क्या, W = VQ। W = VQ। हमें तो ऊर्जा निकालनी, मतलब हमें कार्य निकालना है। ठीक है, तो V हमारे पास क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है और प्रति कूलाम आवेश, हर एक कूलाम बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, हर एक कूलाम, तो 6 × 1, तो आंसर कितना आएगा 6। तो मतलब अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो जो ऊर्जा लगेगी वो 6 जूल की लगेगी। ठीक हो गया। अगर 2 कूलाम आवेश होता तो ऊर्जा डबल हो जाती, 12 जूल की हो जाती। 3 कूलाम आवेश होता तो 18 जूल की हो जाती। तो इस तरह से आप W = VQ फॉर्मूला करके निकाल लोगे। ये मात्रक दे रखे हैं, देखो विद्युत सेल का मात्रक क्या होता है ये तुमको बताए रखा है। जो छोटा वाला सिंबल लाइन बनाई जाती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा टर्मिनल बनाया जाता है वो पॉजिटिव होता है। ऐसी ये कुंजी होती है। ठीक हो गया। ये अलग अलग प्रतिरोध तुम्हें बता रखे हैं। ओम का नियम भी आपको बता रखा है, V = IR होता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस में मूव करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर के। ठीक है, जो सॉल्व क्वेश्चन है और जो सॉल्व नहीं है उन सबको हम डिस्कस करेंगे, सो दैट अपने एग्जाम में इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, कोई विद्युत बल्ब है, उसके तंतु का जो प्रतिरोध है वो 1200 वोल्ट है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम है और 220 वोल्ट का एक स्रोत आ रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो उससे कितनी एनर्जी लेगा? मतलब जैसे हम वो नहीं चलाते, फ्रिज वगैरह चलाते हैं या फिर मोटर वगैरह चलाते हैं, तो हम कहते हैं ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा लाइट खींचेगा, उस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए पार्ट तो ये हो गया कि 200 1200 वोल्ट, 1200 का प्रतिरोध है, ठीक हो गया, ओम दे रखा है, 220 वोल्ट का बल्ब है, तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कितनी विद्युत धारा लेगा? दूसरा क्या दे रखा है, बी पॉइंट, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? ठीक हो गया, तो एक में 220 वोल्ट दे रखा है और एक में 100 ओम का दे रखा है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध दोनों में अलग अलग है, तो अब देखो कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है कि V बराबर 220 वोल्ट और प्रतिरोध कितना दिया है, 1200 ओम। तो अब हमें पता है कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है। जब आपको क्वेश्चन में प्रतिरोध दिया जाएगा ना और धारा दी जाएगी, तो आप समझ जाना कि आपको वहां पे कौन सा नियम लगाना है, आपको वहां पर ओम का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है? ओम का नियम, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। एक मिनट, IR, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया कि V बराबर IR होता है, V का मान हमें दे रखा है, हमें R का मान दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। और V का मान कितना है, V का मान हमें पता है 220 है, तो मैंने देखो यहाँ 220 लिख दिया। R का मान हमें पता है 1200 है, तो हमने यहाँ पे 1200 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा यहाँ पर, 22 अपॉन 120 बचा, 22 अपॉन 120। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा कितना, 0.18। कितना आ गया, 0.18। तो हमें 0.18 एम्पेयर की धारा चाहिए होगी। इसी प्रकार से अगर हमारा वोल्टेज देखो सेम है अभी भी 220 वोल्ट का, लेकिन प्रतिरोध अब 100 ओम का हो गया, तो दोबारा से वही फॉर्मूला लगाओगे, I बराबर V अपॉन R। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, 220 अपॉन 100, जीरो से जीरो कटेगा, 22 अपॉन 10, आंसर कितना आएगा, 2.2 एम्पियर। तो अगर 100 प्रतिरोध लग रहा है, देखो प्रतिरोध कम हो गया ना, तो यहाँ पर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ गई। तो बस यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2.2 एम्पियर चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से, ठीक है, V बराबर IR वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो 2.5 क्या लिखा हुआ है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, कोई धातु का तार है, हो सकता है वो कॉपर का तार हो, किसी भी चीज का तार हो सकता है। ठीक है, तो कोई धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर का है, 0.3 मीटर का व्यास है उसका, ठीक है, तो इस तार पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी, क्या होगी? ठीक है, अब ये बोला कि सारणी इसका यूज करो, तो क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो लिख के आएगा नहीं, वो सारणी जो भी होगी बना के दी जाएगी। ठीक हो गया, तो जैसे क्वेश्चन अगर आपको दिया है कि प्रतिरोध, चलो दे दिया उन्होंने, प्रतिरोध उन्होंने तुम्हें दे दिया कि R बराबर कितना है, 26 ओम का प्रतिरोध है, तो आपने मान लिया कि चलो R बराबर क्या हो गया, 26 ओम का प्रतिरोध हो गया। अब हमें व्यास दे रखा है, व्यास को हम डी कहते हैं ना, 0.3 mm दे रखा है। अब आपको क्या कर रखा है, 0.3 मिलीमीटर को अगर आपको बदलना है किसमें, मीटर में, तो इसको बदलने के लिए हम 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई किया तो देखो 0.3 से -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 0.3 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया है ना, तो एक जीरो और बढ़ा दिया वहां पर, तो इसलिए इसको लिख दिया है 3 गुणा 10 की घात -4। तो याद रखना कि अगर आपको 1 मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो आप 10 की घात -3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तार की लंबाई 1 मीटर है, तो जो समीकरण होती है, ठीक है, स्रोत की, वो होती है आर बराबर रो बराबर आर ए अपॉन एल। यहाँ पे ए जो होता है ना, ए को हम कहते हैं क्षेत्रफल। अब जो तार है, तार क्या है आपका, क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हो
गोलाकार होता है ना, गोल गोल इस तरह से होता है, तो इसलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लगाया है, या फिर कह सकते हो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे ना पाई डी स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पाई डी स्क्वायर लिखा गया है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना 12.2 सारणी वगैरह उपयोग करनी है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपको छोड़ सकते हो, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ की लंबाई L, ठीक है, लंबाई क्या दे रखी है, L दे रखी है, तथा मोटाई A के प्रतिरोध, तार के प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जिस पदार्थ से ये वाला तार बनाया गया है ना, अगर इसी पदार्थ का अन्य तार बनाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई L नहीं है, L/2 है, और जिसकी मोटाई A ना होकर के 2A है, तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये आ सकता है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि जो था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले वाला तार के अकॉर्डिंग अगर आप लिखें तो फॉर्मूला याद रखना, R बराबर रो L अपॉन A। क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो पहला वाला तार है तो हमने लिख दिया R1 बराबर रो L अपॉन A। अब हमें पहले वाले तार में जो कुल प्रतिरोध है वो तो दे रखा है 4 ओम, तो R बराबर कितना दे रखा है उन्होंने हमें, 4 ओम। अब दूसरा वाला तार लेते हैं, दूसरे वाले तार में उन्होंने क्या किया, जो लंबाई है ना, लंबाई वो कह रहे हैं कि आधी है, तो L की जगह पे देखो L/2 रख दिया, और जो मोटाई है ना वो 2A है, तो पहले वाले में तो A था, लेकिन इस पे कितना है, 2A है। ठीक हो गया इतना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि R2 बराबर, देखो रो तो ऐसी रहा, लंबाई कितनी है हमारी, आधी है, L/2 है, और जो क्षेत्र L/2 है, हाँ कितनी है, L/2, इसको 2 लिखते हैं, ये L/2 है, और जो क्षेत्रफल है वो हमारा 2 गुना हो गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो रो ऊपर L गुणा होगा तो रो L, और 2 दूनी कितना होता है, 4, तो नीचे कितना हो गया, 4A। कितना हो गया, 4A हो गया ये। अगर हम पहले वाले पार्ट को देखें अपना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R1 बराबर, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने R1 बराबर रो L अपॉन A, यही तो था ना, ये लिखा हुआ है। और अब हम यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, देखो रो L अपॉन A आ रहा है, हम इसकी जगह पे R1 लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया 1/4 R1, 1/4 R1, क्योंकि ये वैल्यू तो R1 के बराबर है, और R1 का मान है कितना, R1 का मान तो 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें कि लंबाई वगैरह दे रखी है, मोटाई दे रखी है, तो उस टाइम पर हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, R बराबर रो L अपॉन A। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखना, ठीक है, अगर इन किसी वाला क्वेश्चन दे देते हैं तो। देखो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है ना, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, देखो तो लंबाई पे निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, और पदार्थ की प्रकृति कैसी है, मतलब उसका नेचर कैसा है। तो हम ये लिख सकते हैं जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि समान पदार्थ के दो तारों में, जैसे अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी किया था उसी तरह का क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा तार मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, इस समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्यों, दोनों को समान, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध होगा वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि रो बराबर कितना होता है, 1/A, मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो मोटे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। जो भी मोटा तार है ना उसका अनुप्रस्थ काट है, उसका चीज बड़ी हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुम ये लिख सकते हो कि अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध कम लगेगा, और अगर तार का प्रतिरोध, मतलब क्षेत्रफल अगर कम हो गया, तार अगर पतला है तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। इसीलिए जब कोई आप हैवी चीज यूज करते हो ना, जैसे कि अगर हमने हीटर यूज करना है, हीटर को चलाना है, या फिर
कूलर वगैरह चलाना है, तो उस टाइम पर हम जनरली मोटे वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपने पतला वायर यूज़ करा तो वो जल जाता है, होता है ना। तो वैसी क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया, तो उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ओम के नियम के अनुसार है कि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। V समानुपाती I होता है, मतलब जितना ज्यादा विभवांतर होगा विद्युत धारा उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा विभवांतर होगा विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा होगी। तो विभवांतर को उसके पूर्व, ठीक है, विभवांतर की अपेक्षा आधा कर दें तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। मतलब अगर तुमने विद्युत धारा को, मतलब विभवांतर को अगर आधा किया तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर तुम विभवांतर को डबल करोगे तो विद्युत धारा भी डबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टरों, जो विद्युत टोस्टर होते हैं, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इकाइयों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा काफी अधिक होती है। जो मिश्र धातु होती है ना, उनकी एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफी अधिक होती है। इनका उच्च ताप पर अपचयन नहीं होता, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर भी कर दे अगर हम बहुत ज्यादा उन्हें गर्म करें, वो फिर भी दहन नहीं होती है, जलती नहीं है। इसीलिए इनका प्रयोग विद्युत टोस्टर हो या फिर जो स्विच वगैरह होते हैं ना, उनको बनाने में किया जाता है। मतलब वहां पर जो विद्युत के स्विच वगैरह होते हैं वो शुद्ध अवयव नहीं होते हैं, मिश्र, मतलब चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो मिश्रित करके बनाने से फायदा ये होता है कि वो जल्दी जलते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आयरन में और Fe में अच्छा चालक, मतलब एक आपका आयरन है और एक मरकरी है, तो दोनों में विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो आयरन ज्यादा अच्छा चालक होगा। ठीक है, आयरन जो है ना, लोहे में तुमको पता है कि बहुत इजीली करंट जो है वो इजीली फ्लो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ चालक जो है वो आपका, वैसे तो सिल्वर जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ अच्छा चालक होता है ना। कौन सा, अच्छा ये पूछा है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ चालक है। ऊपर एक सारणी दी गई होगी 12.2, मैं आपको सारणी पे नहीं लिख जा रहा हूँ, बट याद रख लो कि वहां पे ऑप्शन में दिया ही होगा वैसे। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो Ag, मतलब जो सिल्वर होता है ना वो एक अच्छा चालक होता है। सिल्वर जो होता है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, अब ये इसके बाद प्रतिरोध वाले क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ यही क्वेश्चन आपको समझाने हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन भी समझ लोगे तो ये एग्जाम में आने हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और उससे पहले याद रख लो कि अगर एक श्रेणी क्रम संयोजन है, क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन अगर है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको अगर प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, अगर श्रेणी क्रम संयोजन में निकालना है। और अगर समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन में, अगर समांतर क्रम संयोजन है तो उसमें 1/r बराबर हो जाता है कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम संयोजन होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो इस क्वेश्चन को ही देखते हैं कि एक विद्युत लैंप है। ठीक है, क्या है, एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। क्या दे दिया हमें, प्रतिरोध दे दिया 20 ओम, तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो ए पॉइंट क्या पूछा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। बी पॉइंट उन्होंने ये पूछा हुआ है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी वो ज्ञात करो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सी पॉइंट पूछा हुआ कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। कुल विभवांतर क्या होगा ये भी ज्ञात करो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक
ठीक है, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है, अब ये 20 में रुक गया होगा आवाज। तो देखो लिखा रखा है किसी विद्युत लैंप का जो प्रतिरोध है वो तो आपको दे दिया उन्होंने, कितना ओम है, 20 ओम है। किसी विद्युत लैंप का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम दे दिया। श्रेणी क्रम में चालक का जो प्रतिरोध दे रखा है R2 बराबर वो कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक तो 20 ओम है और दूसरा कितना है, 4 ओम का प्रतिरोध है। तो हमें इन्होंने दो प्रतिरोध दे दिए हैं, एक कितना दे रखा है 20 ओम, और दूसरा प्रतिरोध कितना दे रखा है इन्होंने हमें, दूसरा प्रतिरोध दे रखा है हमें 4 ओम। तो कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर R1 प्लस R2, 20,000 कितना हो जाएगा, 24। 6 वोल्ट की बैटरी है, ओम का नियम हमने यूज किया, तो I बराबर V अपॉन R, 6 वोल्ट है ना, और प्रतिरोध कितना है 4, तो 6 अपॉन 24 करेंगे, 6 चक्को 24। अगर हम 1/4 को सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है, 0.25। तो ये 0.25 आ गया। अब आगे हमें धारा निकालनी है, तो V बराबर IR होता है ना। तो पहला वाला प्रतिरोध एक देखो 20 ओम का प्रतिरोध है और एक 4 ओम का प्रतिरोध है, तो हमको V निकालना है पहले वाले में, तो हमने 0.25 को 20 से गुणा कर दिया, तो आंसर आया 5 वोल्ट। और जिसमें प्रतिरोध 4 ओम है, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट। ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, प्रतिरोध निकाल दिया, फिर हमने धारा निकाल ली। उसके बाद हमें वोल्टेज निकालना है ना, तो एक में प्रतिरोध है 20 ओम, तो एक बार 20 को इससे गुणा कर दिया। एक में प्रतिरोध है 4 ओम, तो एक बार 4 को इससे गुणा कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इन्होंने कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। देखो वहां पे आरेख हो सकता है क्वेश्चन में बन के नहीं आएगा, तो मैं खुद से आरेख बनाना पड़ जाएगा। डायग्राम जो है ना वो आपको खुद से बनाना पड़ जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, डायग्राम अगर खुद से बनाना भी पड़ जाएगा तो। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाइए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल हैं। 2 वोल्ट के कितने सेल हैं, 3 सेल हैं। एक 5 प्रतिरोध, एक 8 प्रतिरोध और एक 12 प्रतिरोध, मतलब 12 ओम। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बनाता हूँ, तुम जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर एक प्रतिरोध बनाया 5 ओम का, फिर एक प्रतिरोध बनाया 8 ओम का, फिर एक प्रतिरोध बनाया 12 ओम का। ठीक है, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। किसके साथ, एक बैटरी के साथ, जिसमें 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी लगी हुई है। देखो एक 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, फिर एक 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, फिर एक 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, फिर एक कुंजी लगी हुई है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी है। 2-2 वोल्ट की 3 बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। एक प्रतिरोध है 5 ओम का, एक प्रतिरोध है 8 ओम का, और एक प्रतिरोध है 12 ओम का, और ये इसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही है, विद्युत धारा आई बह रही है। ठीक हो गया, ये इस तरीके का पूरा सर्किट बना हुआ है। तो हमें सिर्फ आरेख क्या बनाना था, उसकी आरेख खींचना था, कोई आंसर इसमें नहीं निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन ये है कि इसमें सिर्फ आरेख खींचना है, कोई भी आंसर आपको नहीं निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसने एक यही बोल रखा है, जो प्रश्न नंबर 1 है ना उसका डायग्राम दोबारा से बना दो। ठीक हो गया। और अगर अब ये पूछ लेंगे बताओ इसमें कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध कितना है, अगर ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका, 5 प्लस 8 प्लस 13, जोड़ दो। 13 5 18 और 8 कितना हो जाता है, 12 है ना ये। 12 8 20 और 5 25 कितना हो जाता है, 25 ओम। तो कुल प्रतिरोध तो आप निकाल ही दोगे कि 25 ओम आ गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कुल विभव कितना है, तो विभव कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, तो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ विद्युत धारा कितनी बह रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। हमें I निकालना है ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अब हमें पता है कि वोल्टेज तो 6 लग रहा है और प्रतिरोध कितना है, तो आंसर कितना आ गया, 6/25। और अगर सॉल्व करोगे तुम इसे तो भी निकाल सकते हो कि कितना आ रहा है। 6/25 को सॉल्व करके देख लेना, 0.24 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ निकाल सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको प्रतिरोध को निकालना होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन। कुछ क्वेश्चन तुम्हारा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो,
आपका क्वेश्चन नंबर है ना ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को आप किस प्रकार जोड़ोगे कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और नंबर बी 1 ओम हो। देखो तीन प्रतिरोध है हमारे पास, कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं। तो आपको ये बताना है कि इन 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ें। इन 3 प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ें कि एक बार प्रतिरोध 4 ओम आ जाए और एक बार प्रतिरोध 1 ओम आ जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इस क्वेश्चन को। तो पहला वाला ये है, अब देखो मतलब हम समांतर क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, या कितनों को समांतर क्रम में जोड़े, कितनों को श्रेणी क्रम में जोड़े। तो ये हमें सर्किट बनाना है। तो इसका पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा, पहले वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा हमें समांतर क्रम में। तो देखो 2 प्रतिरोधों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो ऊपर मैंने जोड़ दिया 3 ओम का प्रतिरोध और नीचे मैंने जोड़ दिया 6 ओम का प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध को आप जोड़ोगे इस तरह से श्रेणी क्रम में। ये 2 ओम का प्रतिरोध आप ऐसे जोड़ दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आंसर जो है वो 4 आएगा। कैसे आएगा 4? देखो 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना, तो पहले तुम इनको सॉल्व कर लो। 1/3 प्लस 1/j, जो समांतर क्रम में होते हैं हम उनको इस तरह से जोड़ते हैं ना। तो 1/3 1/6 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/6। सॉल्व कर लेना, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया ये? 1/2। कितना आ गया ये? 1/2 आ गया। ठीक है, 1/r बराबर क्या बराबर? ये 1/r होता है ना, तो 1/r बराबर 1/2 आ गया। तो अगर हम उल्टा कर दें इसे, r को ऊपर ले जाएं, तो इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम आ गया। तो इन दोनों को मिला के, 3 और 6 को मिला के कुल प्रतिरोध 2 ओम का बन रहा है। और श्रेणी क्रम में कितना है आगे? 2 ओम है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। तो अगर आपको 4 ओम का प्रतिरोध बनाना है तो आपको डायग्राम फिर ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमें संयोजित करना पड़ेगा अगर हमें टोटल 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए। और अगर आपको 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो 1 ओम के प्रतिरोध के लिए मैं इसका डायग्राम देखो यहाँ पे बना देता हूँ। 1 ओम के प्रतिरोध के लिए आपको तीनों प्रतिरोधों को जोड़ना पड़ेगा, किसमें? समांतर क्रम में। आपको तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका 2 ओम यहाँ रहेगा, 3 ओम यहाँ रहेगा और 6 ओम यहाँ रहेगा। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। पूरे को सॉल्व करोगे तो r बराबर 1 आएगा। r बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। 6/6 निकल के आएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये 6/6 आएगा, कट जाएगा 1। तो इस तरह से हम संयोजित करेंगे तो हमारा प्रतिरोध जो है वो 4 ओम और 1 ओम आएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, देख लेना इसको। ठीक है, अगला है इसके बाद, ठीक है चलो, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, तुम देख लेना। फिर ये लिखा है कि अगर आप किसी, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। ये लिखा है कि आपके पास किसी विद्युत हीटर में, है ना, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत हीटर मतलब क्या बोल रहा है, हीटर की डोरी होती है ना, वो तो गर्म नहीं होती है, लेकिन जो उसके अंदर की कॉइल होती है ना, वो गर्म हो जाती है। तो विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती, मतलब गर्म नहीं होती, क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर वो कॉपर की बनी होती है ना, कॉपर का प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होता है। का तापन अवयव प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जब विद्युत हीटर कॉपर के साथ जुड़ता है तो तापन अवयव उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब वो विद्युत हीटर कॉपर के साथ जुड़ जाता है तो उसका तापन अवयव बहुत अधिक हो जाता है। और जो विद्युत हीटर की डोरी का नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है ना, कॉपर, उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है देखो कि 1 घंटे में एक ओके, तो बीच में भी आवाज गया होगा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि जो तापन होता है उसका अवयव, उसमें अवयव उत्पन्न होता है। क्योंकि
होता क्या है, जब विद्युत हीटर कॉपर के साथ जुड़ता है तो तापन अवयव उत्पन्न होने लगता है, वैसे नहीं होता है क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम को स्थानांतरित करने में कितनी ऊष्मा परिकलित होगी। तो W बराबर फॉर्मूला लगाओगे आप क्या, VQ। W बराबर फॉर्मूला लगाओगे VQ। अब आपको V दे रखा है कितना, 50, है ना, 50, और आपको आवेश दे रखा है कितना इन्होंने, 96,000। तो 50 को आप 96,000 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जूल में। अगला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया ना कि 20 वोल्ट, क्या दे दिया, 20 ओम दे रखा है। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 20 ओम का प्रतिरोध है और कितनी विद्युत धारा ले रही है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा ले रही है। तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा निकालो। अब यहाँ पे ना ऊष्मा का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। तो ऊष्मा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो मैंने बताया था, H बराबर I²RT होता है। याद रखना, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर I²RT फॉर्मूला होता है। तो अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें देखो R कितना दे रखा है, हमें R बराबर दे रखा है इन्होंने 20 ओम। I है यानी क्या, विद्युत धारा हमें कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 एम्पियर। समय कितना दे रखा है हमें, 30 सेकंड। इन सारे मानों को आप यहाँ रख दो तो H बराबर देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, R कितना दे रखा है 20 और T कितना दे रखा है 30। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो जो कुल आंसर है वो आपका कितना आएगा, 1500 जूल। टोटल मल्टीप्लाई करके देख लेना, 15,000 जूल आएगा। कितना आएगा, 15,000 जूल। जो विद्युत ऊष्मा जो निकलेगी वो 15,000 जूल की विद्युत ऊष्मा कुल यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। बाकी ये P बराबर VI वाला फॉर्मूला भी तुम्हें बता रखा है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला। फिर इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि कोई अगर विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। अगर कोई विद्युत धारा है तो उससे जो ऊर्जा निकल रही है ना, उस ऊर्जा का आप निर्धारण कैसे करोगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि कोई भी विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की जो दर होता है उसका निर्धारण परिपथ के प्रतिरोध से होता है। किससे होता है, जो भी परिपथ है उस परिपथ के प्रतिरोध से हमको विद्युत धारा का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितनी धारा लेता है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति बताओ। शक्ति बताने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे क्या, W बराबर P इंटू टी। W बराबर P इंटू टी। अब यहाँ पे ना हमको टोटल पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा। देखो इन्होंने घंटे तो दे दिए हमें, लेकिन यहाँ पे ना देखो P निकालना पड़ेगा। तो P निकालने का फॉर्मूला होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI। वोल्टेज कितना है, देखो वोल्टेज है 220 और विद्युत धारा कितनी है, वो है 5। P का मान कितना आ गया, 220 गुणा 5। तो हमारा कुल आंसर आ जाएगा 220 गुणा 5, ये हमारा P हो गया। और समय कितना है, 2 घंटे। तो गुणा 2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जितना भी यहाँ से आंसर निकल के आएगा, ठीक हो गया। और एक चीज और कर देना, जो भी आंसर आएगा ना उसको आपको सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। तो देखो इसको आंसर, जितना भी आंसर यहाँ पे लिखोगे आप, बाद में उसको 3600 से आप और गुणा, मतलब 2 की जगह आप 3600 लिख देना। क्यों लिखोगे 3600, क्योंकि एक 3600 नहीं 7200 लिखोगे। कितना लिखोगे, 7200। क्योंकि होता क्या है ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो फिर 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 2 घंटे में 7200 सेकंड होंगे। तो हमें आंसर जो होते हैं ना वो सेकंड में निकालने होते हैं, क्योंकि मात्रक जो होता है आपका SI मात्रक वो सेकंड होता है। तो इसलिए हम 2 घंटे 2 नहीं लिखेंगे, 2 की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 7200 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 7200। तो 220 गुणा 5 गुणा 7200 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा आंसर आएगा बट कोई नहीं, लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताता हूँ आपको मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। देखो क्या लिखा है कि प्रतिरोध है आपके पास, ठीक है। एक एक नंबर वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रतिरोध है R कि किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है या काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें। यदि संयोजन का कुल प्रतिरोध R है
तो आर अनुपात आर का मान ज्ञात करो। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा, 25 निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। ठीक है, बाकी होते हैं बट आई आर स्क्वायर जो होता है वो किसी शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति का मान कितना होगा। तो वो आंसर आएगा कितना, 25 वाट। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इनको इस चीज देख लेना। अब लिखा है अगला क्वेश्चन, दो चालक तार, क्या लिखा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम का पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 1:4। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित करें। तो वोल्टमीटर को संयोजित करना पड़ेगा आपको कैसे, पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। ये भी एक नंबर का है। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिपथों में से प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा, प्रत्येक 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोग शक्तियों की तुलना कीजिए। नंबर 1, 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें जोड़ा है श्रेणी क्रम में। 4 वोल्ट की बैटरी 12 ओम और 2 ओम पार्श्व क्रम में जोड़ा है। तो मेरा बस बताने का मोटिव ये है कि अगर आपको डायग्राम वहां बनाना पड़े तो आप डायग्राम बनाओगे, और अगर डायग्राम बना बनाया आ गया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि फिर तो आप सीधे सीधे आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं कि अगर उन्होंने बोला है श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम में कैसे बनाओगे। देखो मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये बनाया मैंने 1 ओम और आगे मैंने इसके जोड़ दिया 2 ओम, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ दी 6 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे मेरा 1 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे मेरा 2 ओम प्रतिरोध है। तो ये पहले वाले का डायग्राम बन गया। अब कुल प्रतिरोध निकालना है मुझे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 2, क्योंकि इस श्रेणी क्रम में है ना। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया मेरा, 3 ओम का प्रतिरोध आ गया। कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 3 ओम, और हमें वोल्टेज कितना गिवन है, 6 गिवन है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है धारा क्या होगी, तो V बराबर IR फॉर्मूला होता है ना। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर V/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो विद्युत धारा I बराबर कितना आ जाएगा, V का मान जो है वो है 6 और R का मान हमने निकाला है 3। तो 3 दूनी 6, मतलब हमारी जो धारा आएगी वो 2 एम्पियर की आएगी। कितनी एम्पियर की आएगी, 2 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, कितनी एम्पियर की विद्युत धारा आएगी, 2 एम्पियर की। देखो डायग्राम समझ में आ रहा है ना अच्छे से। डायग्राम में दोबारा से अगर साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ। थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ कि हमने पहले 1 ओम का प्रतिरोध लिया, फिर हमने 2 ओम का प्रतिरोध लिया, और हमने इसको श्रेणी क्रम में इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिया। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है। 1 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। और V बराबर IR फॉर्मूला लगाओगे तो 6/3 यानी कि 2। अब हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि दूसरा वाला जो पार्ट है ना वो बोल रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी है और समांतर क्रम में जोड़ो। तो मैं यहाँ जोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें। देखो 4 वोल्ट की बैटरी है और कैसे जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। कैसे, समांतर क्रम में। तो हमने एक तो ये लगाया, देखो ठीक है, और एक हमने ये लगाया, और यहाँ हमने इन दोनों को जोड़ दिया एक बैटरी से। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ठीक है, हमने इनको बैटरी से जोड़ दिया 4 वोल्ट की बैटरी से। एक प्रतिरोध है आपका कितना, 1 ओम का, और दूसरा प्रतिरोध है आपका कितना, 2 ओम का। ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। क्या हो गया, ये समांतर क्रम संयोजन आ गया। ठीक है, अब हमको कुल विद्युत धारा क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो इसमें अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है फिर, 1/R बराबर
1/1 प्लस 1/2 सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, 1/r बराबर 1/r बराबर 1 प्लस 1/2, यानी कि 1/r बराबर आएगा ये 2 एकम 3/2। उल्टा कर दोगे तो r बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया। v कितना है, 4 वोल्ट है, तो हमें धारा निकालनी है I बराबर v/r। v का मान है 4 और r का मान कितना है, 2/3। 4 दूनी 8, 8/3 आ गया। कितना आ गया, 8/3। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पावर पूछी जाएगी कि पावर क्या है, तो P बराबर फिर v²/r फॉर्मूला होता है, तो आप वो भी निकाल सकते हो। तो बस मेरा बताने का मोटिव था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2, और समांतर क्रम में r1 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस r3। और अगर आपको विद्युत धारा वगैरह निकालनी है तो v बराबर IR वाला फॉर्मूला, यानी कि ओम का नियम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो लोग आप मेरे से शाम को क्लास वगैरह होगी तो उसमें पूछ सकते हो, और ये कमेंट कर देना। कोई और सा क्वेश्चन आपको बताना है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को बता दो कि हमें एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन समझाना है, तो मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर।